Hi everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, इस particular session में हम discuss करने वाले हैं about the concept of shift and chemical shift. Okay, now we have already done 3 lessons before. I hope आपने वो देखे होंगे because all these lessons on 1H NMR are in continuity with each other. तो अगर आप एक lesson से दूसरे lesson पर आ रहे हो, so it make sure that you are watching the lessons continuous so that you're able to understand the concepts better. Okay, if you want to do complete CSIR net course, which has a full syllabus coverage, which has a validity of 1 year, which has specialized faculty for each topic, and a test series included. Make sure that you get the Achievers 1.0 course on the Mentors app. The details are on your screen, and you can download the Mentors app in the link given in the description box below. Similarly, अगर आप IIT JAM के लिए prepare कर रहे हो, then there is also a course that is dedicated to IIT JAM, जिसमें आपको ये सब features मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं। और कोई आपको अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है, आप इस पर कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे, अब शुरू करेंगे आज का जो सेशन है। सो गाइस, इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी डिफरेंस, कि देयर इज एन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स विच कैन ओनली बी क्रिएटेड अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, राइट। सो वी डिस्कस्ड अबाउट डेल्टा ई इज इक्वल टू, so we discussed this formula where we said that the energy difference between the two states, let's write it this way. So if delta E is the energy difference between the two states, it is equal to gamma h cut b naught. And अगर ये एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, then we say that the nucleus has come in resonance with the electromagnetic radiation, right? So delta is equal to gamma h cut b naught. Now what is this gamma? Okay, ये gamma क्या है? Because b naught क्या है यहाँ पे? Applied magnetic field है। h cut क्या होता है? h by 2 pi होता है। So what is gamma? So gamma is also known as gyromagnetic ratio. गामा को क्या बोला जाता है? गामा इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, गामा इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये एक न्यूक्लियस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि हम किस न्यूक्लियस की बात करें। क्या हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं या 13 कार्बन के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं? सो राइट डाउन, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, राइट। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन सब किसी भी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस की टाइप पर डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 1H न्यूक्लियस का अपना गामा वैल्यू होगी, 13 कार्बन के न्यूक्लियस की अपनी गामा वैल्यू होगी। अगर हम नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की बात करें तो इट विल हैव इट्स ओन गामा वैल्यू, राइट। आई गेस यहाँ तक अपने को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो इट्स अ कांस्टेंट फॉर ईच न्यूक्लियस, राइट। ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यूनिट क्या होगी इसकी? व्हाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ गामा? सो देखो, डेल्टा ई जो है आपका यहाँ से, डेल्टा ई इज इक्वल टू गामा एच कट बी नॉट, राइट। ठीक है, सो इट विल बी, तो अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो अगर मैं 1H न्यूक्लियस की बात करती हूँ तो 1H के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 26753 सेकेंड इनवर्स गॉस इनवर्स, राइट। गॉस इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट की 2 यूनिट्स मिलेंगी आपको जनरली देखने को। एक होती है एसआई यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है? टेस्ला, राइट। इलॉन मस्क वाली जो टेस्ला है द कंपनी, उसकी इंस्पिरेशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं शायद इसी टेस्ला से ली गई हो। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, बट वी ऑल्सो यूज इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड यूनिट इज गॉस। ओके, इट्स अ होमवर्क फॉर यू। check for yourself what is the रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। टेस्ला एंड गॉस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक बार आप चेक करना खुद से। ठीक है, सो 1H के लिए द वैल्यू फॉर बी नॉट इज 26,753 सेकेंड इनवर्स गॉस इनवर्स,
राइट, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 13 कार्बन के लिए, सो 13 कार्बन के लिए ये जो वैल्यू है इट इज 6728 सेकेंड इनवर्स कॉस इनवर्स, राइट, ठीक है। तो आपकी ये डिपेंड करती हैं जो वैल्यू है ऑन द न्यूक्लियस, ओके, इंडिविजुअल न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने क्या बात करी थी, सो वी डिस्कस की जब ये डेल्टा ई जो होती है, इफ इट इज इक्वल टू एच न्यू, या हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है, अगर इफ इट इज इक्वल टू एच न्यू देन द न्यूक्लियाई आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। वी डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास। नाउ आपको पता है एच कट क्या होता है, एच बाई 2 पाई होता है, बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच से एच कैंसिल हो गया, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी at which I will get the resonance, the frequency of electromagnetic radiation at which I will get resonance will be gamma b naught divided by 2 pi. So this is a very important formula. The new or the frequency at which I will get the frequency at which you will get resonance will be gamma b naught by 2 pi. आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, इसको नोट डाउन कर लेंगे। मेक श्योर कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चले, ठीक है। चाहो तो वीडियो को पॉज करो चाहे, और आपको ये जो इसकी पीडीएफ है आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस ऑन द ऐप एज वेल, ओके, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट पढ़ना है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक शील्डिंग, ओके, ठीक है। क्यों पढ़ना है वो कंसेप्ट, वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस कंसेप्ट, ये क्यों पढ़ना है हमें? देखो, न्यू यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस मिल रही है, जिस फ्रीक्वेंसी पर न्यूक्लियस इज कमिंग इन रेजोनेंस, दैट इज प्रोपोर्शनल। देखो गामा एक कांस्टेंट होता है। अगर मैं 1H न्यूक्लियाई की बात करूं, अब सपोज अब आपको इमेजिन करना है थोड़ा सा, ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग, ओके। अब हमें पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग, और ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। मतलब मैं सच में बोलूं तो एनएमआर में पहले के जो 5-6 लेक्चर्स होंगे ना आपके, वहां पे काफी सारे कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि उसके बाद बस एप्लीकेशन रह जाती है, हम कितने अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स पे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। मतलब एनएमआर को अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूँ तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहले उसके फंडामेंटल समझना जो अभी हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स पर। वो पार्ट बहुत ईजी लगेगा अगर आपको, अगर आपने ये सब कंसेप्ट को अच्छे से समझा हुआ। और ऐसा भी लग सकता है यार, ये एक बहुत जनरल टेंडेंसी है हम स्टूडेंट्स की, कि जब भी हम कोई टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हमेशा ध्यान रखना कि टॉपिक्स को टाइम दिया करो, ठीक है, गिव टाइम टू टॉपिक्स। जब आप समय देते हो टॉपिक्स पढ़ने के लिए तो ग्रेजुअली वो अपने आप आपको इजी भी लगने लग जाते हैं। सो यू नीड टू गिव देम टाइम, ओके। सो कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग, अब ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? देखो यार, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही होगी ना, एक फील्ड में अगर अप्लाई करूंगी, ध्यान से सुनना। सो सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, राइट, कुछ हाइड्रोजन्स कार्बन से लगे हैं, मे बी कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हैं, है ना, और डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन्स हैं। और वो सब अगर अगर मैंने एक फील्ड अप्लाई कर दी बी नॉट, राइट, गामा तो सबके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि सारे 1H हैं, राइट। सो सपोज आई हैव मॉलिक्यूल जिसके अंदर मल्टीपल हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ध्यान रखना कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, उस मॉलिक्यूल में मेरे पास हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सबके सबका गामा सेम है, सब पे मैंने एक ही फील्ड अप्लाई करी है 2 और पाई, तो दैट मीन्स तो यार एक ही फ्रीक्वेंसी पर सबके सब रेजोनेंस दे देंगे। तो मुझे कुछ नहीं पता चल पाएगा मॉलिक्यूल के बारे में, राइट, आई विल नॉट बी एबल टू नो एनीथिंग अबाउट द मॉलिक्यूल। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज गामा सब सभी के सभी हाइड्रोजन्स के लिए सेम है, बी नॉट मैंने एक फील्ड अप्लाई कर दी है 2 पाई, तो एनीवेज कांस्टेंट है, तो एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस मिलेगी सभी हाइड्रोजन्स की। तो इसमें मुझे क्या पता चल गया? कुछ भी नहीं पता चलेगा, राइट। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग पे। तो अगर हम, मैंने जो बात बोली अब मैं आपको उसको लिखवा रही हूँ, इफ ऑल द प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, इफ ऑल प्रोटॉन्स अब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, इसके अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यही होगा, इफ ऑल प्रोटॉन्स अब्सॉर्ब्ड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, if all the protons absorbed the same amount of energy, अगर सबके सब सेम एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो सबके लिए न्यू भी सेम होगा, राइट।
इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने फील्ड अप्लाई कर दी, इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इफ ऑल द प्रोटॉन्स absorb the same amount of energy, okay, not much information can be obtained. हमें कुछ information नहीं मिलेगी, राइट, ज्यादा कोई information नहीं मिलेगी, बस हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन्स हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पर अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बट देन व्हाट, क्या करें हम, उसका कुछ भी यूज है ना? द मैग्नेटिक फील्ड, not much information can be obtained, right? If all the protons absorb the same amount of energy in a given magnetic field, not much information could be obtained. Then not much information could be obtained. But here comes the twist. जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं एक सैंपल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, वो सबका इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस CH3 CH2 CH2 CH3. नाउ इफ यू विल सी, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके इन्वायरमेंट, सपोज मैं इनको HA प्रोटॉन्स, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, इनको मैं HA प्रोटॉन्स कह रही हूँ, ये जो प्रोटॉन्स हैं, और ये इन्हें मैं कह रही हूँ HB प्रोटॉन्स, ओके, ये भी HB एक जैसे है ना, देखो इधर भी से इन, तो क्यों इन्हें सेम कह रही हूँ, क्योंकि HA और HB एक दूसरे से अलग है, बिकॉज देयर केमिकल इन्वायरमेंट इज डिफरेंट, है ना? इस हाइड्रोजन के लिए राइट में कार्बन है, लेफ्ट में कार्बन है, वहीं अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो ये सिर्फ इस कार्बन से लगा है, और ये, सो इट इज ओनली अटैच्ड विद वन कार्बन, वाइल दिस कार, ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे कार्बन से लगा है, जो फर्दर दो कार्बन से लगा है. तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि एच और एच बी का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, राइट, ठीक है. तो प्रोटॉन्स जो हैं एक्चुअल में, रियलिटी में क्या होता है, क्या दे आर सराउंडेड, दे आर हैविंग डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट्स, तो इनके आसपास में, केमिकल इन्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अगर मैं इस हाइड्रोजन के अराउंड बात करूं, जो ये इस कार्बन पर लगे HA प्रोटॉन्स, इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है. वहीं अगर मैं CH3 की बात करूं तो CH3 के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग तरह की है, राइट, बिकॉज अगर मैं सपोज मैं इसको एक्सपैंड करके लिखती हूँ, लेट्स से मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, राइट, CH2 CH3, तो अभी मैं फोकस सपोज सिर्फ एक प्रोटॉन पर कर रही हूँ, ये मेरा HB है. अगर मैं इस पर फोकस कर रही हूँ तो इसके अराउंड एक अलग तरह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. वहीं अगर मैं इस बीच वाला हाइड्रोजन जो है HA, अगर मैं इस पर फोकस करती हूँ तो इसके अराउंड जो है ना वो अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना? HB के अराउंड क्या है, अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. HA के अराउंड क्या है ना, अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर डिफरेंट अराउंड HB एंड HA. राइट गाइस, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बेसिकली द होल पॉइंट इज कि प्रोटॉन्स जो हैं उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, अब वो समझेंगे. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये भी अपने आप में एक फील्ड जनरेट करेगी, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर मूविंग चार्ज है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होती ही होती है. एक बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का कि एनी मूविंग चार्ज हैज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट. तो एक तो जो हमने बी नॉट तो अप्लाई की है, वो तो हमने की हुई है, सो वी हैव एन अप्लाइड, एंड तो अभी आप इस डायग्राम से जरा समझेंगे, वी हैव एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हमने ऑलरेडी एक फील्ड अप्लाई की हुई है, राइट. नाउ ये जो फील्ड है, राइट, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, सपोज इट इज देयर इन दिस डायरेक्शन, ओके. नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल अप्लाई देयर ओन फील्ड, ये अपनी एक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक्चुअली क्या होगी, इट विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन. ये क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी. तो बेसिकली क्या है, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके आसपास का इन्वायरमेंट अलग है. प्रोटॉन्स, राइट डाउन, दे आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, राइट, प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कौन से समझ में आ रहे हैं ना, जो इनके केमिकल इन्वायरमेंट के इलेक्ट्रॉन्स है. सपोज इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो इस HB के लिए देर आर इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये अकेले प्रेजेंट नहीं है, इनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं. नाउ राइट डाउन, प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स,
Protons are surrounded by electrons that shield them from the external field. That shield them from the external field. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, ये जो एक्सटर्नल हमने फील्ड अप्लाई किए, ये इन प्रोटॉन्स को उतनी फील्ड अप्लाई नहीं होने फील्ड नहीं होने देते. क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फील्ड which is in the opposite direction. Let me show you another example as well. Just give me a session, just give me a moment. Right. Okay. I hope it is clear. Fine. So protons are surrounded by electrons that shield them from the external field. Right. So basically क्या करते हैं, जो न्यूक्लियाई है ना, तो दे डू शील्डिंग. तो इसके लिए एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं. देखो, तो बी नॉट हमारी अप्लाइड फील्ड है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फील्ड, जो ये इंड्यूस्ड फील्ड है, जो बी इंड्यूस्ड है, इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. सो सपोज बी नॉट इज इन दिस डायरेक्शन, बीई इज इन दिस डायरेक्शन. राइट. तो एक्चुअली जितनी फील्ड हमने अप्लाई की है उतनी प्रोटॉन को फील्ड हो ही नहीं रहे. सो आप देख सकते हो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का साइन देखेंगे आप. सो इफ यू सी गाइस, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे साइन देखेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जो प्रोटॉन्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जिसकी साइन ये है. तो एक्चुअली प्रोटॉन को जितनी फील्ड हमने लगाई है उतनी फील्ड ही नहीं हो रही है. इट इज एक्चुअली बीइंग शील्डेड. शील्ड का मतलब कहते हैं ढाल बनना. तो ये क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी फील्ड जनरेट कर रहे हैं वो ढाल बन रहे हैं, वो थोड़ी कैंसल आउट कर रहे हैं इस फील्ड को. वो एक्चुअल में जितनी फील्ड हमने, सपोज एक बिल्कुल क्रूड एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, सपोज मैंने 10 टेस्ला फील्ड अप्लाई की है, तो वो 10 टेस्ला फील्ड फील ही नहीं होने दे रहे हैं. दे आर नॉट लेटिंग 10 टेस्ला फील्ड, उतनी फील्ड फील ही नहीं होने दे रहे हैं. इट एक्चुअली फील द प्रोटोन्स फील लेस अमाउंट ऑफ फील्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल इन्वायरमेंट. और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. राइट. सो जैसे कि हमने लिखा कि प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट शील्ड देम फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड. नाउ दीज राइट डाउन, these circulating electrons, write down, they create an induced magnetic field. Okay. तो ये जो सर्क्यूलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फील्ड है जो हमने अप्लाई की है. ओके. देयर इज वन फील्ड विच वी हैव अप्लाइड. ठीक है. सो सर्क्यूलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट एन induced magnetic field. Okay. Circulating electron create an induced magnetic field. Circulating electrons, they create an induced magnetic field that oppose the external magnetic field. Okay. That opposes the external magnetic field. जो हमने magnetic field अप्लाई की हुई है उसके opposite direction में ये field जो है अप्लाई हो रही होती है. It is called an induced magnetic field. यहाँ मेरे field लिखना रह गया. Induced magnetic field that opposes the external magnetic field. So I hope it is clear guys. सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है. सो इसी के डायग्राम्स यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो. तो हम अगर अपनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, सो इफ इट इज इन दिस डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है. आई होप इट इज क्लियर गाइस. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ओके. आई होप इट इज क्लियर. गुड. यहां तक क्लियर हुआ सबको? राइट. इसको नोट डाउन करेंगे सभी. सो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से द न्यूक्लियस और द प्रोटॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस एज मच फील्ड एज वी हैव अप्लाइड. ओके. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? गुड. चलिए
तो अब हम इसको समझेंगे, तो इसी वजह से ओके, दिस इज द रीजन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है हमें। सो दिस इज मेनली द रीजन वाई हाउ यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। जितना ज्यादा, एक सिंपल सा लॉजिक समझो बच्चे, जितना ज्यादा ये अप्लाइड फील्ड होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अराउंड द प्रोटोन, वो क्या है, इलेक्ट वो हमें इंफॉर्मेशन देगी। अभी हम उसको कोरिलेट करेंगे सब चीजों को। बट आई गेस इतना समझ में आ गया होगा आपको इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर डिस्कशन से, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आसपास है वो इम्पैक्ट करती है कि प्रोटोन को क्या, कितनी फील्ड फील हो रही है। और यही हमारा बेस है किस चीज का, this is the base of the concept of shift and chemical shift. Okay, this is the base of the concept of shift and chemical shift. तो यहां तक अपने को क्लियर है that circulating electrons वो induced magnetic field generate करते हैं, that opposes, जो हमने magnetic field अप्लाई की है उसको अपोज करते हैं। ये देखो एक टिपिकल एनएमआर ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। दिस इज हाउ अ टिपिकल एनएमआर ग्राफ लुक्स लाइक। ठीक है, यू हैव डिफरेंट। तो अभी हमें नहीं पता कि ये कैसे जनरेट हुआ है, कुछ टाइम में हम इतने बड़े मॉलिक्यूल्स पर आएंगे और हम एक्चुअली लोकेट कर पाएंगे कि अच्छा 7 पर जो हाइड्रोजन्स लगी हैं, 7th एटम पर, कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन्स लगी हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीक क्या होगी। वी विल रीच अप टू दैट लेवल बट ग्रेजुअली, स्टिल सम टाइम इज लेफ्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो सब बहुत एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अभी मैं आई एम नॉट रियली गोइंग इनटू बहुत ज्यादा मैथ्स में शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट के फॉर्मूला, वो भी हम देखेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये है CH। अभी हम सिर्फ शील्डिंग, डी शील्डिंग, शील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि शील्डेड कौन से प्रोटॉन ज्यादा शील्डेड हैं, कौन से कम शील्डेड है। अब देखो दिस इज O एंड दिस इज H। ओके, नाउ आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब देखो बहुत ही सिंपल है यार। ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, व्हाट इट डू, ध्यान देना। ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेती है ना। ऑक्सीजन क्या करती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेती है। सो व्हाट विल हैपन, इसके आसपास, अब यहाँ पे देखो ये तीनों एक जैसे ही है ना, तो मैं इनको अभी HA बोल रही हूँ। ओके राइट, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, मिथेनॉल। बहुत बेसिक डिस्कशन मैं आपसे कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो शील्डिंग का कंसेप्ट है उसको दिखाने के लिए। तो OH है यहाँ, और ये B, और ये अलग H है ना। सो दीज 3 हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट द, ये सेम है राइट, इनका इन्वायरमेंट सेम है, ये इक्विवेलेंट। अभी हम आगे जाके टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इसके लिए कि इसे, इन्हें इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहा जाता है। इज इट क्लियर, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो HA जो है वो 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, और B अलग है क्योंकि B का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इन सब हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट एक जैसा है। नाउ HB के लिए आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो HB के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। मानते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, है ना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक चीज पढ़नी है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल आल्सो बी लेस। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लेस है, क्या है, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैं इंड्यूस्ड मैग्नेट, देखो अप्लाइड फील्ड को हम किससे डिनोट करने वाले हैं, अप्लाइड फील्ड को हम किससे डिनोट करते आए हैं, B0 से, है ना। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की है वो है B0 नाउ। ठीक है, तो B0 is the external magnetic field which I have applied. Now I have another kind of field which is by the electrons, जो electrons की वजह से आ रही है। It is, let us call it BE. So BE is the induced magnetic field, जो प्रोटॉन के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से जो फील्ड इंड्यूस हो रही है वो है BE। सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअल कितनी फील होती है, देखो ध्यान से समझना। बी इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, B0 इज द अप्लाइड फील्ड। एक्चुअल में कितनी फील होती है, इफेक्टिव। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी इफेक्टिव। सो बी इफेक्टिव इज द इफेक्टिव फील्ड विच अ प्रोटोन एक्सपीरियंसेस, है ना। एक प्रोटोन जो जो हमने एनएमआर में यूज, सैंपल एनएमआर के सैंपल में प्रोटोन है, उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड फील हो रही है, इट इज बी इफेक्टिव इज इक्वल टू B0 minus BE. B effective is equal to B0 minus BE, where B0 is the applied magnetic field.
while BE is the, तो B नॉट क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एंड BE इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। BE is the induced magnetic field while B, तो ये फील्ड फील होगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लेस होगी, अगर BE लेस है तो B इफेक्टिव वुड बी हायर। यानी अगर BE लेस है तो ऑब्वियसली मतलब शील्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, मानते हो? अगर BE इज लेस दैट मीन्स द शील्डिंग इज नॉट गुड, राइट? ठीक है, सो दिस क्या होगा, द शील्डिंग इज नॉट गुड, राइट? तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि एच बी इज लेस शील्डेड, है ना? एच बी क्या है, सो एच बी के लिए वी विल से दैट दिस इज अ लेस शील्डेड प्रोटोन, कह सकते हैं हम। इन सारे टर्म्स को अच्छे से देखो, दिस इज अ, तो एच बी के लिए आई कैन से दैट इट इज लेस शील्डेड, इसमें इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं लग रही, है ना? मतलब जो लेस शील्डिंग का मतलब कि जो इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको ज्यादा शील्ड नहीं कर पा रहे, जो हमने फील्ड लगाई है वो इसे काफी हद तक फील हो रही है। ओके, सो दिस इज अ लेस शील्डेड प्रोटोन, लेस शील्डेड प्रोटोन। वहीं अगर मैं एच ए की बात करती हूं तो क्या एच ए क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी, अब देखो इनके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एच ए सारे एक जैसे हैं, अगर मैं इस एच ए को देखती हूँ तो इसके अराउंड ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, बहुत ज्यादा कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू दिस प्रोटोन जो इंड्यूस मैग्नेट, बिकॉज इसके आसपास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन एच ए के आसपास, तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। Can I say that the electron density is more? Can I say that अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इंड्यूस्ड फील्ड यानी बीई की वैल्यू हाई होगी, है ना? इंड्यूस्ड फील्ड विल बी हायर, राइट? अगर इंड्यूस्ड फील्ड हायर है तो बी इफेक्टिव लोअर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि दिस प्रोटोन, क्योंकि अब इसको बी क्या हो गया है, दिस इज अ शील्डेड प्रोटोन, है ना? दिस इज अ शील्डेड प्रोटोन, दिस इज अ शील्डेड, मोर शील्डेड प्रोटोन। तो आई होप यहां तक हमें कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग समझ में आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर गाइस, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? ठीक है, परफेक्ट, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जरा समझो ये पॉइंट, अगर ये प्रोटोन जो है, तो हमने इतना एक चीज देखी कि अगर प्रोटोन का, एक चीज तो मैं यहाँ से फॉर श्योर कंफर्म करके कह सकती हूँ क्या, कि अगर प्रोटोन का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो उसकी शील्डिंग अलग होगी, है ना? सो प्रोटोन्स इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट्स आर शील्डेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, protons in different chemical environments are shielded by different amounts, right? ठीक है, so protons in different chemical environments are shielded by different amounts. अगर केमिकल इन्वायरमेंट अलग है तो शील्डिंग भी अलग होती है। प्रोटॉन्स इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट्स, दे आर शील्डेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, अलग अलग अमाउंट से उसकी शील्डिंग होती है, राइट? सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल प्रोटोन है, हाइड्रो जो ऑक्सीजन से लगा है, दिस इज हाइड्रोक्सिल, राइट? OH, हाइड्रोक्सिल प्रोटोन इज नॉट दैट शील्डेड, वहीं दिस इज मोर शील्डेड, वहीं द प्रोटॉन्स विच आर मिथाइल प्रोटॉन्स, राइट? तो अब आपको ये टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी क्योंकि कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है। सो दिस इज अ हाइड्रोक्सिल प्रोटोन, व्हाई? बिकॉज ये OH ग्रुप का पार्ट है ना? सो दिस इज अ हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पार्ट है, तो दिस इज अ हाइड्रोक्सिल प्रोटोन। ओके, इज इट क्लियर? वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस इज अ मिथाइल प्रोटोन,
This is a methyl proton, okay? While this is a hydroxyl proton. This one is a hydroxyl proton, okay? Clear है ना? Fine, ठीक है? Right? Okay. So अब एक और बात समझो. Now हमें ये चीज समझ में आ गई कि इतनी इतना now we are clear with one more thing. So just give me a second, guys. Yeah. Okay. Just give me a moment. I'm yeah. ओके, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ज्यादा शील्डेड है. अब मुझे एक बात बताना, जो बी इफेक्टिव होगी. अब अगर मैंने नाउ अंडरस्टैंड दिस रियली वेल, हमने ना एच न्यू फ्रीक्वेंसी ली है. अंडरस्टैंड दिस नाउ. एच न्यू फ्रीक्वेंसी आई हैव टेकन. हमने क्या कहा था कि जो न्यू जिस पर हमें रेजोनेंस मिलेगी, इट इज इक्वल टू गामा बाय 2 पाई. right, we discussed this. It was equal to gamma by 2 pi b naught. बट बी नॉट जो फील्ड हमने अप्लाई की है वो तो एक्सपीरियंस हो ही नहीं पा रही है ना. दैट द न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू एक्सपीरियंस, है ना. अगर मैं बात करती हूँ CH3OH की ही बात करती हूँ, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया HA एंड HB, मैं ये कह सकती हूँ कि HA जो है दैट इज मोर शील्डेड. Understand this concept, very fundamental, okay? HA, we can say that it is more shielded. वहीं HB के लिए I can say that it is less shielded. Less shielded. अगर HA more shielded है, that means BE is high, induced field ज्यादा है, जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं. वहीं यहाँ पर BE is less. अगर BE हाई है तो B इफेक्टिव इज लेस एंड बी इफेक्टिव यहाँ पर ज्यादा है. मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कम फील्ड फील कर पा रहा है. दैट मीन्स अब देखना हम चेंज क्या करते हैं एक्चुअली. अगर मैं बात करती हूँ एक रियल NMR एक्सपेरिमेंट की, तो ये न्यू ना फिक्स न्यू काइंड ऑफ जो है जिस पर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं ना, ये जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं ये तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है. ठीक है, दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स फिक्स. ठीक है, तो ये अब अगर मुझे रेजोनेंस में लाना है तो मुझे उसे बी नॉट फील भी तो करानी पड़ेगी. बट इसे तो फील बी इफेक्टिव हो रही है. इसे कम फील्ड अगर फील हो रही है, दैट मीन्स आई विल हैव टू अप्लाई more field to bring it in resonance. Understand this concept, very very important. It is experiencing, मैं चाहे तो इसको लिख भी देती हूँ ताकि आप इसे और समझ पाओ. It is experiencing less field. हम कह सकते हैं ना that it is experiencing less field. अगर ये फील्ड कम एक्सपीरियंस कर रहा है और मुझे इसको रेजोनेंस में लाना है तो मुझे इसको ज्यादा फील्ड देनी पड़ेगी टू ब्रिंग इट इन रेजोनेंस. सो आई विल हैव टू अप्लाई हायर फील्ड टू ब्रिंग इट इन रेजोनेंस. हायर फील्ड, और फील्ड कैसे आप कम ज्यादा कर पाते हैं हम, फील्ड की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके. तो इसे इसीलिए इसे बोला जाता है कि वी विल हैव टू अप्लाई फील्ड फ्रीक्वेंसी. जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है ना उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे बढ़ानी पड़ेगी इसको रेजोनेंस में लाने के लिए. वहीं यहां पर मुझे एज कंपेयर टू HA आई विल हैव टू अप्लाई लेस फील्ड. देखो HB क्या है, ये वाला है, तो क्योंकि ये लेस शील्डेड है. ठीक है, दिस वन इज लेस शील्डेड. तो आई विल हैव टू अप्लाई, इसमें मुझे अप्लाई इतनी ज्यादा नहीं, तो लोअर फील्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कम फील्ड पर अगर मैंने अप्लाई किया तब भी मुझे इसमें सिग्नल मिल जाएगा. जबकि इसके सिग्नल के लिए मुझे ज्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी. आई विल हैव टू अप्लाई अ हायर फील्ड. आई होप इट इज गेटिंग क्लियर गाइस. सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट? इज इट क्लियर? तो मैं ये कह सकती हूँ कि फॉर दिस आई विल हैव टू अप्लाई हायर फील्ड. क्यों? देखो क्योंकि इसे एक्सपीरियंस कम हो रही है. इट इज एबल टू, बीई ज्यादा है, बीई हाई है. अगर ये ज्यादा होगा तो उसे फील्ड एक्सपीरियंस कम हो रही है. तो इफ आई हैव टू मेक इट एक्सपीरियंस, अगर मुझे रेजोनेंस में लाना है, अगर मैं न्यू के साथ क्योंकि मैं न्यू फ्रीक्वेंसी यूज कर रही हूं, अगर मुझे रेजोनेंस में लेकर आना है
अपने प्रोटोन को, तो मुझे उसको यही बी नॉट फील करानी पड़ेगी, बट वो फील भी इफेक्टिव कर पा रहा है, तो मुझे उसको फील्ड ज्यादा लगानी पड़ेगी, सो दैट वो उतनी फील्ड तो कम से कम एक्सपीरियंस कर पाए जितनी रेजोनेंस में आने के लिए जरूरी है. सो आई विल हैव टू अप्लाई अ हायर फील्ड फ्रीक्वेंसी हेयर, बट हेयर आई विल हैव टू अप्लाई अ लोअर फील्ड फ्रीक्वेंसी. यहां पर मुझे क्या है, तो कम फील्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीई इज लेस, ज्यादा फील्ड फील कर पा रहा है प्रोटोन, तो मुझे अपनी तरफ से जो है एक्स्ट्रा और भी फील्ड जो मुझे अप्लाई करनी है वो मुझे कम करनी होगी. ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ध्यान देंगे बच्चे, इसीलिए बोला जाता है. तो अगर मैं बात करती हूँ टेक्निकल टर्म्स में, बिकॉज आई हैव टू अप्लाई अ हायर फील्ड फ्रीक्वेंसी टू ब्रिंग HA, टू ब्रिंग मोर शील्डेड प्रोटोन्स इन रेजोनेंस. ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, अप फील्ड प्रोटोन्स. सो HA अगर मैं कंपेयर करती हूँ HB से, सो HA इज मोर अप फील्ड. ओके, इसके बारे में बहुत अच्छे से अभी हम और भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग. और वहीं अगर मैं बात करती हूँ HB के लिए, मुझे कम फील्ड अप्लाई, मतलब ये लेस फील्ड पे भी रेजोनेंस में आ जाएगा क्योंकि इसकी शील्डिंग कम है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डाउन फील्ड प्रोटोन्स. ओके, मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दीज आर डाउन फील्ड प्रोटोन्स, दीज आर डाउन फील्ड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये बात सबको समझ में आ रही है? So these are down field protons. So this will absorb at a higher field. These are upfield, while these are downfield. Clear है? So they absorb. So I will have to apply a lower field frequency. So they absorb at a lower field. Okay, I hope it is clear. कोई problem तो नहीं है किसी को? ठीक है? So this is the concept of shielding. Now in the next session we are going to take this further, and we'll apply this concept of shielding and learn about shift and chemical shift, and then वहां पे हम references के बारे में भी बात करेंगे. We will talk more about references also. Is it clear? ठीक है, so these are less shielded protons are downfield, while more shielded protons are upfield. Okay, हम जो लेस शील्डेड प्रोटोन्स है, अब देखो ये वाला प्रोटोन जो है लेस शील्डेड है, इसीलिए इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, डी शील्डेड प्रोटोन्स. ओके, तो अगर मैं बात करती हूं दोनों में से ज्यादा डी शील्डेड कौन है, वेट, सो दिस इज लेस शील्डेड. ओके, दिस इज लेस शील्डेड, व्हाइल दीज आर मोर शील्डेड. ये ज्यादा शील्डेड प्रोटोन है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो शील्डिंग इसकी ज्यादा है और इसकी कम है. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. So for these, I will have to apply lower field to down field. For these, I have to apply more field to up field. Clear? Next, we are going to understand this concept further in the lesson of shift and chemical shift.